अरिस्टोटल्स व्यूज एंड स्लेवरी। अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार। अरस्तु के दासता संबंधी विचार उसकी रूढ़िवादिता के प्रमाण हैं, क्योंकि उस समय दास प्रथा तत्कालीन यूनानी जीवन का एक विशेष अंग थी। यूनान का आर्थिक ढांचा इस प्रकार था कि भूमि का स्वामित्व कुलीन परिवारों के हाथ में था जो परिश्रम नहीं कर सकते थे। उत्पादन के लिए उनके अधीन श्रमिकों का एक बड़ा दल जी तोड़कर परिश्रम करता था। इन श्रमिकों में अधिकांश दरिद्र व्यक्ति तथा युद्धबंदी सैनिक आदि थे। बाहरी देशों से पकड़कर भी उन्हें लाया जाता था। दासों की यह विशाल सेना वास्तव में राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती थी, क्योंकि इनके परिश्रम पर ही सारा देश जीता था। यूनानी संस्कृति के भव्य प्रासाद की नींव में दासों के श्रम का महत्वपूर्ण भाग था। अच्छा, दासों को देखा जाए मतलब श्रमिक वर्ग, तो वो भारत विश्व के सब देशों में श्रमिक रहे हैं, अब भी हैं। दास प्रथा यूनानियों के लिए उचित, आवश्यक तथा उपादेय थी और उनकी सभ्यता की प्रतीक थी। कुछ लोगों ने मानवता के नाम पर इस प्रथा का विरोध किया था। एंटीफोन ने कहा कि यूनानियों तथा बर्बर जातियों की प्राकृतिक बातों में कोई भेद नहीं था, किंतु अरस्तु ने राष्ट्र की मर्यादा अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस दास प्रथा का अनुमोदन किया था। वह स्वयं कई दासों का स्वामी था। एक यथार्थवादी तथा व्यवहारिक विचारक होने के नाते वह केवल भावनाओं के तीव्र स्वर से घबराकर राष्ट्र का उत्पादन कम करने अथवा जटिलता बढ़ाने का भी पक्षपाती न था। वह जीनोफोन के इस विचार का भी समर्थक था कि मानव मात्र का यह शाश्वत नियम है कि जीवित राज्यों के निवासियों की देह तथा संपदा पर विजेताओं का अधिकार होता है। दास के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए अरस्तु ने पॉलिटिक्स में लिखा है, स्वामी केवल दास का स्वामी है, वह स्वामी उसका दास नहीं है। जबकि दास केवल अपने स्वामी का दास ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से उसी का है, जो अपनी प्रकृति से ही अपना नहीं है बल्कि दूसरों का है, और फिर भी मनुष्य है, वह निश्चय ही स्वभाव से दास है। वह दूसरे की संपत्ति है या उसका कब्जा है, और एक कब्जे की परिभाषा यह है कि वह कार्य करने का केवल एक साधन है जो कब्जा करने से पृथक है। अरस्तु का कहना है कि जिस प्रकार मनुष्य संपत्ति रखता है उसी प्रकार वह दास भी रखता है। उसके मतानुसार संपत्ति दो प्रकार की होती है, सजीव और निर्जीव। निर्जीव संपत्ति में मकान, खेत और अन्य अचल संपत्ति आती है, जबकि सजीव संपत्ति में हाथी, घोड़े, अन्य पशु एवं दास आदि सम्मिलित हैं। किसी भी परिवार की सफलता के लिए किसी भी परिवार की सफलता और उसके कल्याण के लिए इन दोनों ही प्रकार के उपकरणों का होना आवश्यक है।
अरस्तु दास को एक पारिवारिक संपत्ति मानता है और उसकी दृष्टि से परिवार के लिए दास अधिक आवश्यक है, क्योंकि वह एक सजीव संपत्ति है जो परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है। संपत्ति वास्तव में सजीव और निर्जीव उपकरणों का समूह है। दास संपत्ति का सजीव उपकरण है। जिस प्रकार कुछ उपकरण अन्य उपकरणों से बढ़े चढ़े होते हैं, उसी प्रकार दास जो कि सजीव उपकरण है, अन्य निर्जीव उपकरणों की तुलना में अग्रणी है। निर्जीव उपकरणों से तभी काम लिया जा सकता है जब उनसे पहले सजीव उपकरण विद्यमान हो। दास प्रथा के आधार। दास प्रथा के आधार। अरस्तु ने दास प्रथा के नैतिक और भौतिक दोनों पक्षों का समर्थन करते हुए उसके औचित्य को निम्नानुसार सिद्ध किया है। दास प्रथा एक स्वाभाविक व्यवस्था है। अरस्तु के मतानुसार दास प्रथा प्राकृतिक है। प्रकृति ने मनुष्य को मोटे रूप में दो समूहों में बांटा है, जिनकी आत्माओं की प्रकृति ने शासन करने व आज्ञा मानने का सिद्धांत जमाया है। जो मनुष्य आज्ञा मानने के लिए पैदा हुए हैं, वे प्रकृति के दास होते हैं और ऐसे मनुष्यों को अधीनता में रखना न्यायपूर्ण है। और चूंकि कुछ व्यक्ति प्रकृति से दास होते हैं, दूसरे स्वतंत्र होते हैं, अतः स्पष्ट है कि जहाँ किसी व्यक्ति के लिए दासता लाभप्रद हो, वहाँ उसे दास बनाना न्यायपूर्ण है। अरस्तु का कहना है कि प्रकृति में सर्वत्र ही यह नियम दृष्टिगत होता है कि उत्कृष्ट निकृष्ट पर शासन करता है। मनुष्य में स्वाभाविक रूप से असमानता होती है। सभ्य मनुष्य एक सी बुद्धि, योग्यता अथवा कौशल लेकर उत्पन्न नहीं होते हैं। कुछ व्यक्ति श्रेष्ठतम परिस्थितियों में भी मूर्ख और अकुशल होते रहते हैं। दासता इसी प्राकृतिक असमानता का परिणाम है। मूर्ख और बुद्धिहीन व्यक्ति दास बनने के लिए योग्य हैं और कुशल तथा बुद्धिमान व्यक्ति स्वामी बनने के लिए। अरस्तु कहता है कि विषमता प्रकृति का नियम है। कुछ व्यक्ति जन्म से तो स्वामी, कुछ अन्य जन्म से दास होते हैं। कुछ व्यक्ति शासन के लिए पैदा होते हैं तो कुछ शासित होने के लिए। कुछ आज्ञा देने के लिए जन्म लेते हैं, कुछ आज्ञा पाने के लिए। आज्ञा देने वाला स्वामी और आज्ञा पाने वाले दास होते हैं। शासक और शासित या स्वामी और सेवक का यह अंतर सारी जड़ चेतन प्रकृति में व्याप्त है। प्रकृति ने जिन्हें स्वामी बनाया है, उनमें बौद्धिक बल की, और जिन्हें दास बनाया है, उनमें शारीरिक बल की प्रधानता होती है। अरस्तु के शब्दों में, प्रकृति स्वतंत्र पुरुष और दास के शरीरों में भेद करना चाहती है। अतः वह एक दास के शरीर को आवश्यक सेवा कार्यों के लिए बलवान बनाती है तथा
स्वतंत्र पुरुष को सरल एवं सीधा बनाती है, चूंकि वह शारीरिक श्रम के लिए बेकार होता है। इस तरह बौद्धिक असमानता और शारीरिक क्षमता के आधार पर यह दास स्वामी का संबंध प्रारंभ हुआ। दास प्रथा दोनों पक्षों को लाभकारी। अरस्तु दास प्रथा को इस दृष्टि से भी न्यायोचित ठहराता है कि यह न केवल स्वामी के लिए अपितु दास के लिए भी उपयोगी और लाभकारी है। बुद्धिमान और विवेकी स्वामियों को राजकार्य एवं अन्य गुप्तचर काम चलाने के लिए तथा अपने बौद्धिक और नैतिक गुणों के विकास के लिए समय और विश्राम की आवश्यकता होती है। यह अवकाश उन्हें तभी मिल सकता है जब उनकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दास श्रम करे। यदि स्वामियों को शारीरिक और क्षुद्र काम स्वयं करना पड़े तो उनकी नैतिक और बौद्धिक उन्नति कभी नहीं हो सकती। राज्य की उन्नति के नियमों का निर्धारण और संचालन तथा संस्कृति के निर्माण के लिए स्वामियों को पर्याप्त समय चाहिए। दास उनके खेतों में कार्य करें और उनके अन्य घरेलू कार्यों अरस्तु दास प्रथा दोनों पक्षों को लाभकारी। अरस्तु दास प्रथा को इस दृष्टि से भी न्यायोचित ठहराता है कि यह न केवल स्वामी के लिए अपितु दास के लिए भी उपयोगी और लाभकारी है। बुद्धिमान और विवेकी स्वामियों को राजकार्य एवं अन्य गुप्तचर काम चलाने के लिए तथा अपने बौद्धिक और नैतिक गुणों के विकास के लिए समय और विश्राम की आवश्यकता होती है। यह अवकाश उन्हें तभी मिल सकता है जब उनकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दास श्रम करे। यदि स्वामियों को शारीरिक और क्षुद्र काम स्वयं करना पड़े तो उनकी नैतिक और बौद्धिक उन्नति कभी नहीं हो सकती। राज्य की उन्नति के लिए नियमों का निर्धारण और संचालन तथा संस्कृति के निर्माण के लिए स्वामियों को पर्याप्त समय चाहिए। दास उनके खेतों में कार्य कर उनके अन्य घरेलू कार्यों को निपटाकर उनके कार्य के बोझ को हल्का करते हैं तथा उनके विकास और उन्नति के लिए आवश्यक समय और विश्राम प्रदान करते हैं। स्वामी दासों के बिना सुखी और सुसंस्कृत जीवन यापन नहीं कर सकता, अतः स्वामी के दृष्टिकोण से दास प्रथा उचित है। स्वामी के साथ साथ दास के दृष्टिकोण से भी यह प्रथा उतनी ही उपयोगी है। दास निर्बुद्धि और अयोग्य होते हैं, जिनमें समझ और विवेक का अभाव होता है। वे संयम और ज्ञान से परिचित नहीं होते, अतः उनका कल्याण तभी संभव है जब वे योग्य, संयमी और विवेकपूर्ण स्वामियों के संरक्षण में रहें। अरस्तु के अनुसार यह उचित है
और आवश्यक है कि दास स्वामी के संरक्षण में रहते हुए उसमें प्रेरणा और मार्गदर्शन पाता रहे। इस प्रसंग में अरस्तु पालतू जानवरों का दृष्टांत प्रस्तुत करता है। और इसका कथन है कि मानवीय अनुशासन में रहने के कारण ही वन्य पशु भी अनेक अच्छी बातें सीख जाते हैं और यही बात दासों पर भी लागू होती है। इस तरह अरस्तु के अनुसार दास के बिना स्वामी और स्वामी के बिना दास निरुपाय, असहाय तथा संत्रस्त रहेंगे। इसलिए दास प्रथा अनिवार्य है। शारीरिक पृथकत्व होने पर भी दास स्वामी के शरीर का एक अंग का जीवांश है। आज यहीं पर लेक्चर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। यह सभी के लिए बीए पॉलिटिकल साइंस, एमए पॉलिटिकल साइंस, टीजीटी, पीजीटी, आईएएस, पीसीएस तमाम प्रतियोगिता